Hello everyone, welcome to my channel Bio with Alifa. Now today I'm going to start a new chapter of biology, class 10th, life process. अब लाइफ प्रोसेस इसका मतलब क्या है? लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस जो हमारी लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है या हमारे ज़िंदा या जीवित रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. द प्रोसेस विच आर इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन लाइफ और वी कैन से टू कीप द ऑर्गेनिजम्स अलाइव आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. वो प्रोसेस जो हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और ऑर्गेनिजम्स के अलाइव जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं. इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं कि कोई ऑर्गेनिज़म जिंदा है या वो लिविंग है. क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई पर्टिकुलर इंसान एक इंसान या फिर जानवर जिंदा है या ये पेंसिल या ये पेन जिंदा है या मरा हुआ है, ये किस बेस पर बोलते हैं? मूवमेंट. फर्स्ट थिंग इज मूवमेंट. जब कोई ऑर्गेनिज्म या फिर कोई भी जानवर एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है यानी कि चलता है, या फिर एज वी नो दैट वी कैन मूव अवर हैंड्स लाइक दिस. आई एम राइटिंग, आई एम स्पीकिंग, तो दिस इज अ मूवमेंट. तो मूवमेंट when we are moving from one place to another without applying any external force or we are moving our body, so this is the first characteristic feature of living organism. Plant, this pen cannot move. ये पेन मूव नहीं कर सकता अपने आप. हम इसे चला रहे हैं तो ये चल रहा है, लेकिन ये अपना कोई भी ऑर्गन मूव नहीं कर सकता, तो दिस इज डेड. ओके. सेकेंड इज न्यूट्रिशन और डाइजेशन. हम खाना खाते हैं क्योंकि हमें भूख लगती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत है. वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमें? दैट एनर्जी विल कम फ्रॉम फूड, राइट. फूड हम किस किस फॉर्म में लेंगे? फैट की फॉर्म में लेंगे, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में लेंगे या फिर प्रोटीन की फॉर्म में लेंगे. तो फूड हमें क्यों चाहिए है? एनर्जी के लिए. एनर्जी क्यों चाहिए है? टू मेंटेन और टू वी कैन से टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, टू फॉर टिश्यू रिपेयर, फॉर सेल्स रिपेयर. इन सब कामों के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. या फिर हम कह सकते हैं इन फंक्शंस को, बॉडी लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए भी क्या चाहिए हमें? एनर्जी चाहिए. नाउ थर्ड इज रेस्पिरेशन. मीन्स रफ लैंग्वेज में कह सकते हैं हम सांस लेना. ये सांस लेना रेस्पिरेशन का एक पार्ट है. सांस लेना, ब्रीदिंग. सांस लेते हैं हम तो खाना हमारा टूटता है. जो हमने प्रोटीन लिया है, फैट लिया है, कार्बोहाइड्रेट लिया है, वो सिंपलेस्ट यूनिट में क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो रेस्पिरेशन क्या है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. इसमें क्या होता है? ब्रीदिंग होती है जिसमें फूड ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपलेस्ट यूनिट में. This is the third characteristic feature on the basis of which we can say that particular organism is living. Now fourth is transportation or circulation. खाना हमने खाया, वो ब्रेक डाउन हो गया. ब्रेक डाउन होने के बाद जो एनर्जी निकली, जो न्यूट्रिशियस सब्सटेंस निकले, अब वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाएंगे with the help of blood, and that process is called as transportation or circulation. Fifth is excretion. खाना खा लिया, ब्रेक डाउन हो गया, सिंपलेस्ट यूनिट में इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सर्कुलेट हो गए. इसके साथ साथ अब वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलेंगे. वेस्ट प्रोडक्ट भी तो निकलेंगे. अब वो वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे? क्या बॉडी में ही रहेंगे? नो. देयर इज नीड टू रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. वेस्ट प्रोडक्ट किस किस फॉर्म में होंगे? फीकल मैटर,
urine, fecal matter, urine, sweat, carbon dioxide. These all the things need to remove from the body. कैसे निकलेंगी? Fecal matter comes out through large intestine. Urine pass out from the body, right, through opening called urethra. Now sweat will pass out through skin, and carbon dioxide, it also pass out through breathing from the mouth, right? Now reproduction. This is the sixth characteristic feature of living organism. This is the sixth characteristic feature. Reproduction. It is made up of two words. Reproduction. Re means again, production means produce करना, दोबारा से produce करना. So how will you define this reproduction? Actually it is the capacity of living organism. किसकी कैपेसिटी है? लिविंग ऑर्गेनिज्म की, टू प्रोड्यूस young ones of their own type. अपने ही जैसे young ones को produce करना is called as reproduction, and it is very important for the continuity of generation. एक generation के बाद दूसरी generation आती है, फिर तीसरी generation आती है, पुराने लोग, old लोग मर जाते हैं. तो अगर ऐसा नहीं होगा तो दुनिया क्या होगी? ख़त्म हो जाएगी. So it is important for the continuity of generation. Now these all the processes, movement, हमने भी पढ़ा, movement, nutrition, respiration, transportation and circulation, excretion, are interconnected with each other. ये सब क्या हैं? एक दूसरे से क्या हैं? इंटरकनेक्टेड है. ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं है. अगर इनमें से कोई एक प्रोसेस रुकता है तो अगला प्रोसेस पर असर पड़ेगा. कैसे? हम मूव कर रहे हैं, मूव करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है. फूड का डाइजेशन होना ज़रूरी है. डाइजेशन के लिए हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन किससे मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है, ब्रीदिंग से. फूड सिंपलेस्ट यूनिट में ब्रेक डाउन हो जाएगा, फिर ये क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में और सर्कुलेट कर जाएगा पूरी बॉडी में, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी. एनर्जी किस लिए चाहिए होगी? मूवमेंट के लिए चाहिए होगी, और टिश्यू और सेल्स के रिपेयर के लिए चाहिए होगी. उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो निकलेंगे in the form of fecal matter, urine, sweat, CO2, they all will come out from the body by the process called excretion. Now come to the next topic. As I told you that all the processes are interconnected with each other. This I'll explain you with the help of this flow chart. मैं इस flow chart के माध्यम से आपको बताऊंगी कि कैसे ये सारे प्रोसेस अपने एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है. न्यूट्रिशन, डाइजेशन. पहले हमने क्या खाया? खाना खाया. इट विल ब्रेक डाउन इनटू सिंपलेस्ट यूनिट रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन इज द सेकंड प्रोसेस. दूसरा प्रोसेस इन्वॉल्व हो गया रेस्पिरेशन. O2 का हमने यूज़ करा. O2 कैसे में मिली? ब्रीदिंग से. कैसे मिली? ब्रीदिंग से. ठीक है. इससे फैट के फॉर्म में खाना खाया अगर हमने, तो वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा. कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में खाना खाया तो हमें डेक्स्ट्रिन्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाएगा बॉडी में. प्रोटीन की फॉर्म में खाया तो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा. हम सांस ले रहे हैं, उससे हम ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये तीनों चीज़ें ब्रेक डाउन होती हैं. और फिर इनकी जो सिंपलेस्ट यूनिट है, ये जो सिंपलेस्ट यूनिट है ग्लिसरॉल, डेक्स्ट्रिन, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स,
ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में क्या हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, और ऑक्सीजन भी साथ में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इनके ब्रेकडाउन के साथ ही CO2, फीकल मैटर, ये सब बॉडी में क्या होता है, CO2, फीकल मैटर बॉडी में क्या होता है, जमा होना शुरू हो जाता है, यूरिन। तो इन सब को क्या है, रिमूव करने की ज़रूरत होती है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। लार्ज इंटेस्टाइन से फीकल मैटर रिमूव हो जाएगा। CO2 आपके सांस ब्रीदिंग, जब इनहेल और एक्सहेल ऑफ गैसेस इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। तो ब्रीदिंग के थ्रू CO2 निकल जाएगा, ठीक है। किडनी का फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। तो यूरिन विल पास आउट थ्रू यूरेथ्रा। नाउ सो आप लोगों को अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा ना कि सारे प्रोसेस अपने आप में क्या हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इसलिए इन्हें लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। ये हमारे अलाइव रहने के लिए, हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नाउ कम टू द थीम ऑफ द चैप्टर। This whole chapter actually categorized into two parts. We will study life processes in case of animals and life processes in case of the plants, right? In case of the animals, we will study about the nutrition, respiration, as we have discussed earlier also in the introductory part of this chapter, transportation, circulation and excretion. Similarly, we will study these four things in case of the plants also: nutrition, respiration, transportation and excretion. Okay, nutrition, how will you define the nutrition? अब बच्चे कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं और न्यूट्रिशन क्या है। बच्चे न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिनेशन है उसको ही न्यूट्रिशन बोल देते हैं। नो, दिस इज़ रॉन्ग। न्यूट्रिएंट्स वो हैं जो हम खाते हैं। जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट क्या है, न्यूट्रिएंट है। हमने प्रोटीन खाया, मतलब खाना खाया, उसमें विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, अमीनो एसिड्स हैं, वो क्या हैं, सब न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ अ मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। हम खाना कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, हम खाना कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, हम खाना कैसे हमें मिल रहा है। इट इज़ द प्रोसेस, एक्चुअली इट इज़ द प्रोसेस of obtaining food by an organism is called as nutrition. किसी भी ऑर्गेनिज्म के खाना ऑब्टेन करने के तरीके को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो सब्सटेंस, वो फूड जो वो खा रहा है एनर्जी के लिए, जो एनर्जी उसके बॉडी फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, उसके सेल्स और टिश्यूज़ को रिपेयर करने के लिए ज़रूरी है, उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आप पढ़ते हैं मल्टीविटामिन ले रहा है वो, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं अरे वो जिंक ले रहा है, अरे वो तो मिनरल्स ले रहा है, ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। किस तरीके से ले रहा है वो, प्लांट से ले रहा है, एनिमल से ले रहा है, ठीक है, या फिर वो दोनों से ले रहा है, वो उसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो प्लांट से किस तरीके से ले रहा है, वो एनिमल से किस तरीके से ले रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, सो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन is categorized into two parts. How many parts? Two parts. Mode of nutrition categorized into two parts: autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Auto means अपने आप, hetero means different, अलग तरीके से। ओके, तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक्चुअली ऑटो मीन्स अपने आप, और इसका एग्जाम्पल प्लांट्स है। तो वी विल स्टडी दिस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन केस ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, देयर इज नो नीड टू स्टडी दीज ऑल द थिंग्स अगेन एंड अगेन। आई विल, मैं चैप्टर को एक जगह कॉम्पैक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ कि एक जगह हो जाए और हम चीज़ों को स्कैटर्ड ना करके एक जगह करके पढ़ें। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बार बार हम नहीं पढ़ेंगे, जब हम न्यूट्रिशन इन केस ऑफ द प्लांट्स पढ़ेंगे तब हम ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरो मीन्स डिफरेंट।
ठीक है। जब प्लांट्स या फिर एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, उस न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसको फिर सब कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरीज में। सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओके, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, and the third one is holozoic mode of nutrition. Are you getting my point? First of all, nutrition को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटो मीन्स अपने आप, हेटरो मीन्स डिफरेंट तरीके से। ऑटो में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फिर सब कैटेगराइज किया गया है 3 मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में, सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं यहाँ ऑटोट्रॉफिक के बारे में दे दूँगी, राइट? या फिर पढ़ लेते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। प्लांट्स के केस में थोड़ा एलोबरेट और करूँगी मैं इसको, फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ाऊँगी मैं आपको इसमें। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, it is the mode of nutrition in which organisms synthesize or make their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight. Such type of organisms are called as autotrophs. ऐसे organisms को क्या कहते हैं हम? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं बेटा, ऑटोट्रॉप्स, ओके। वो ऑर्गेनिजम्स, हम प्लांट्स का भी जिक्र अगर करते तो हम यहाँ पर क्लोरोफिल का भी जिक्र करते। क्लोरोफिल क्या है? या ग्रीन कलर पिगमेंट है जो फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। तो हम इसे जनरलाइज करके अभी पढ़ रहे हैं। प्लांट्स के केस में हम इसको फिर एलोबरेट थोड़ा सा कर देंगे। इसको आप याद रखिएगा, जब प्लांट के केस में पढ़ेंगे तो उसमें फोटोसिंथेसिस को और ऐड करेंगे हम, ठीक है ना। वो न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद सिंथेसाइज करते हैं, किसके थ्रू? विद द हेल्प ऑफ carbon dioxide. These 2 things are very important. These are the raw material to synthesize food. Carbon dioxide and water, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं। कौन से रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं? एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में 1 मार्क में पूछे जाते हैं। व्हाट आर द रॉ मटेरियल ऑफ ऑटोट्रॉप्स टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड? उनका रॉ मटेरियल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वाटर होगा और सनलाइट होगी, ठीक है। जब प्लांट्स, और अगर 2 मार्क्स में पूछ लिया जाए तो आप क्लोरोफिल भी लिखेंगे, क्योंकि हर एक स्टेप हाफ मार्क्स कैरी करता है, राइट। तो अगर हम प्लांट्स के केस में स्टडी करें, क्लोरोफिल में वो फोटोसिंथेसिस में अभी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। प्लांट्स के केस में प्लांट्स क्या है? एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉप्स का। वो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांट्स जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। व्हाई प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड? दिस इज अनदर क्वेश्चन। बिकॉज प्लांट्स हैव ग्रीन कलर पिगमेंट कॉल्ड chlorophyll. What we call chlorophyll. Plants have green color pigment called chlorophyll. And this is the tendency of chlorophyll. It has the capacity to trap sunlight. Sunlight को क्या कर लेता है? chlorophyll trap कर लेता है। और because we know that in the environment carbon dioxide and plant use water also, it takes water through from soil with the help of root. So and plant, what plants do? Plants क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। और ये क्या इनटेक करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं। प्लांट्स के केस में उल्टा है। तो प्लांट्स क्या करेंगे? उनका खाना किससे बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से। और किससे? वाटर से। और उनके पास ऑलरेडी क्या है? ग्रीन कलर का पिगमेंट है, जिसकी क्या टेंडेंसी है कि वो सनलाइट को क्या कर लेता है? ट्रैप कर लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे?
ग्लूकोज। प्लांट के केस में फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। स्टार्च इज अ काइंड ऑफ पॉलीमर एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लूकोज। ठीक है, एनिमल के फॉर्म में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा। हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन हम आगे पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन जब पढ़ेंगे। और एनिमल्स की बॉडी और प्लांट्स की बॉडी में किस फॉर्म में होगा? स्टार्च की फॉर्म में होगा। एंड दे विल लिबरेट O2 एज अ वेस्ट मटेरियल। प्लांट्स के केस में O2 क्या होगा? वेस्ट मटेरियल होगा। और हमारे केस में वेस्ट मटेरियल क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट के केस में वेस्ट मटेरियल क्या होगा? ऑक्सीजन। उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो दे विल मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, chlorophyll, and in the presence of sunlight they will make glucose, and glucose will store in the body of the plants in the form of starch. They will liberate oxygen as a waste material. Okay, now this equation I will explain later on when I'll explain photosynthesis, as I told you earlier also. जब मैं आपको photosynthesis पढ़ाऊंगी तो ये equation फिर से पढ़ाऊंगी, तो I am leaving this over here. Now, heterotrophic mode of nutrition. What? Heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition. Hetero means different तरीके की nutrition. It is the mode of nutrition in which organisms depend on other organism for food, or organism obtain food from other organism. जब organism फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, तो इस तरीके की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या मैंने क्या बताया आपको? जब ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए, अपनी जीविका के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, चाहे वो प्लांट्स पर डिपेंड करें, चाहे वो एनिमल्स पर डिपेंड करें, तो ऐसे इस टाइप की न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल्स में आते हैं, इस तरीके के एनिमल किस तरीके के प्लांट्स होंगे? नॉन ग्रीन प्लांट्स भी है, दूसरे किस पर? दूसरे प्लांट्स पर और दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड। जैसे पिचर प्लांट के बारे में आपने सुना होगा। पिचर प्लांट क्या करता है? जैसे ही उनके लीव्स पर कोई कीड़ा उसके ऊपर आके बैठता है, वैसे ही उसकी लीव्स क्या होती हैं? क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। ठीक है, और वो तब तक बंद रहती हैं जब तक कि वो जो इंसेक्ट है वो प्लांट के अंदर क्या हो जाए? डेड ना हो जाए, मर ना जाए। अब उस इंसेक्ट से उनको क्या मिलता है? नॉन ग्रीन, उस प्लांट को जो पिचर प्लांट है, इट्स नॉट एग्जाम्पल ऑफ नॉन ग्रीन प्लांट्स एक्चुअली, इट्स अ ग्रीन प्लांट, बट इट डिपेंड्स ऑन इंसेक्ट्स टू फुलफिल द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी। उसे उस इंसेक्ट से क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। तो सम टाइप ऑफ ग्रीन प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स depend on other organism to fulfill their फूड रिक्वायरमेंट। ठीक है, फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दूसरे एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स पर ये डिपेंड करते हैं। नाउ इन दिस वी विल स्टडी अबाउट द सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज सैप्रोफिटिक? सैप्रोफिटिक भी बोलते हैं, इसे सैप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड। सैप्रोट्रॉफिक भी बोलेंगे और सैप्रोफिटिक भी बोलेंगे। इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। सड़े गले खाने से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे किसी एनिमल की डेथ हो जाती है, आपने देखा होगा आसपास क्रो, ईगल, ठीक है, या फिर फफूंदी लग जाती है। जब जैसे आप ब्रेड को देखिए, ब्रेड जब सड़ने लगती है उस पर फफूंदी लग जाती है, डस्टी सब्सटेंस, ग्रीनिश सब्सटेंस या ग्रेई सब्सटेंस आपने फूड किसी चीज़ के ऊपर देखा होगा ग्रीनिश, तो वो क्या है? फंजाई है। वो अपना खाना किससे ऑब्टेन कर रही है? फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। किससे ऑब्टेन करती है? डेड एंड डिकेइंग मैटर।
तो सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज सैप्रोफिटिक और सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहाँ खाना एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद उनके डेड और डिकेइंग मैटर से ऑब्टेन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें है फंजाई, मशरूम, फंजाई मैंने आपको भी बताया, सब खाना हमारा सड़ने लगता है, गलने लगता है। घर में एक्सपेरिमेंट करके देखिए, आप ब्रेड का पीस लीजिए, उसे मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रख दीजिए, एक हफ्ते में आप देखेंगे ग्रीनिश कलर का सब्सटेंस किसके ब्रेड के ऊपर जमना शुरू हो जाएगा। दैट ग्रीनिश कलर सब्सटेंस इज कॉल्ड एज फंजाई। When you will take a small piece of that greenish color substance and observe it under the microscope, you will see the structure like this. आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। सोचिए जरा, आपको जो कॉटन जैसा नज़र आ रहा है वो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर ऐसा नज़र आएगा। वो क्या है? इट्स अ फंजाई, फफूंदी लगना जिसे कहते हैं हिंदी में। नाउ अनदर काइंड ऑफ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, another kind of heterotrophic mode of nutrition is parasitic mode of nutrition। इसमें एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को क्या होता है? नुकसान, फ़ायदा होता है। फ़ायदा एक को नुकसान होता है। कैसे? जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने ज़रूरतों के लिए, अपने खाने के लिए डिपेंड करता है, जिसमें एक को तो फ़ायदा हो जाता है और दूसरे को नुकसान हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं इसे? पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जब एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होगा और दूसरे को क्या होगा? लॉस होगा। द ऑर्गेनिज्म विच गेट बेनिफिट और डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड इज कॉल्ड एज पैरासाइट, and on which the parasite is depend for food is called as host. What we call host। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर फूड के लिए डिपेंड करता है, जिसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरे को क्या? नुकसान होता है। तो जिससे फ़ायदा हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? पैरासाइट। फ़ायदा हो रहा है, यस, बेनिफिट, पैरासाइट। और जिससे नुकसान हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? होस्ट बोलेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा बड़े बड़े ट्रीज़ के ऊपर कुछ इस तरीके से बेल जैसी लिपटी होती है, पूरे ऊपर से घेर लेती है। दैट बेल इज कॉल्ड एज अमर बेल। हल्के से येलोइश कलर की, किस कलर की? येलोइश ग्रीन कलर की बेल होती है। दैट इज कॉल्ड एज कैस्कोटा और अमर बेल ऑन द ट्रीज। Actually, why this Cascota is parasite and trees are called host? Because this Cascota obtain nutrition from trees and trees are in loss. The trees are the host and Cascota is parasite. Another example is roundworm in the intestine of human being. In the intestine actually जो हमारा digested food है वो small intestine में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं। क्या होते हैं? विलाई होते हैं जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लड के थ्रू जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में क्या होता है? सर्कुलेट हो जाता है। लेकिन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या आ जाए? राउंड वॉर्म आ जाए, राउंड वॉर्म क्या करेगा? सारा खाना क्या कर लेगा? जो न्यूट्रिशन है वो क्या कर लेगा? सक कर लेगा, चूस लेगा, और ह्यूमन बीइंग को उतना बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ह्यूमन बीइंग किस में चले गए? लॉस में चले गए। ह्यूमन बीइंग क्या हो गए? होस्ट हो गए, और राउंडवॉर्म क्या हो गया? पैरासाइट हो गया। हमारा ब्लड चूस लेगा, ब्लड में जो न्यूट्रिशन है वो चूस लेगा। थर्ड एग्जाम्पल इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या करता है? मलेरिया करता है एक्चुअली। तो मलेरिया डिजीज़ किसको होगी? ह्यूमन बीइंग को होगी। ह्यूमन बीइंग को नुकसान हो गया तो ह्यूमन बीइंग क्या हो गए? होस्ट हो गए। प्लाज्मोडियम क्या हो गया? पैरासाइट हो गया। वन मोर एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल, जोंक के बारे में आपने सुना होगा। अरे भाई जोंक चिपक गई, खून चूस लेती है। अब वो तो खून किसी का भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का चूस सकती है, तो जिसका खून चूसेगी उसको लॉस होगा, वो होस्ट हो जाएगा, और लीच खुद क्या हो जाएगी? पैरासाइट हो जाएगी। तो देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट टू टेल यू अबाउट द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म विच गेट्स द बेनिफिट इज पैरासाइट, और जो लॉस में रहेगा वो क्या रहेगा? होस्ट रहेगा। नाउ द थर्ड इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक, पूरा खाना इनगल्फ कर लेना, खा लेना, निगल लेना। ठीक है, तो वो ऑर्गेनिज्म सॉलिड
फूड पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि हम खाना निगल लेते हैं। हमारी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक। हमारी मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हम खाना क्या करते हैं? निगल जाते हैं, खा जाते हैं। उसके बाद में पहले हम खाते हैं, फिर उसको च्यू करते हैं, फिर डाइजेशन होता है, फिर एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एसिमिलेशन होता है, फिर इजेशन। ये सारे स्टेप आप बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली एग्ज़ाम में इन पर बहुत क्वेश्चंस 3 और 4 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, थोड़ा डिटेल में से पढ़ना है हम लोगों को। इंजेशन, पहले खाना खाया, फिर डाइजेशन हुआ, खाना ब्रेक डाउन हो गया, फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या किया? उसे एब्जॉर्ब कर लिया खाने को। एसिमिलेशन हुआ, फिर वो जो एब्जॉर्ब फूड था ब्लड के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज़ में पहुंच गया। फिर इजेशन हुआ, यानी कि इजेशन को हम क्या बोल सकते हैं? एक्सक्रीशन बोल सकते हैं। कि फिर एक्सक्रीशन हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से क्या हो गए? बाहर आ गए, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट द modes of nutrition, right? Now एनिमल्स को भी अब 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट। उनकी फूड हैबिट्स क्या हैं उसके बेस पर एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, ठीक है। हर्बीवोरस, क्या वो प्लांट खाएंगे? कार्निवोरस, क्या एक एनिमल दूसरे एनिमल को खाएगा? या ओमनिवोरस, कि वो प्लांट और एनिमल दोनों खा सकते हैं। हर्बीवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो प्लांट ईटर्स होते हैं, जो सिर्फ प्लांट को खा सकते हैं, जैसे कि काऊ, डियर, शीप। कार्निवोरस एनिमल्स ईटर होते हैं जो एनिमल्स को ही सिर्फ खाते हैं, जैसे लायन, टाइगर। लायन किसको खा सकता है? डियर को खा सकता है, गोट को खा सकता है, फ्रॉग इंसेक्ट्स खा लेता है, स्नेक्स भी खा लेता है इंसेक्ट्स को। दीज आर द एनिमल ईटर्स एंड कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कार्निवोरस। हर्बीवोरस प्लांट ईटर्स होते हैं, शीप घास खाती है, डियर घास खाती है, काऊ घास खाती है, प्लांट्स खाती है, ठीक है। ओमनिवोरस जो दोनों तरीके का खाना खा सकते हैं, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी, ठीक है। एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी जो खा सकते हैं वो क्या है? ओमनिवोरस। जैसे कि वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन बोथ। हम सब्जियां भी खाते हैं, हम मीट भी खाते हैं, फ्लैश भी खाते हैं, ठीक है। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? ओमनिवोरस की कैटेगरी में आते हैं, ओके। नाउ बिफोर स्टॉप, मैं अपने चैप्टर को, इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले चैप्टर को कंक्लूड कर देती हूँ। इसके बाद मैं अपना नया वीडियो सेंड करती हूँ जो कि किस पर बेस्ड होगा? स्टेप्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि अभी आपने इंजेशन, डाइजेशन जो भी पढ़ा था उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स हमारी बॉडी है, वी आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, टाइगर, लाइन, दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म एंड वी विल स्टडी दीज ऑल्सो इन केस ऑफ द सिंपलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा ऑल्सो इन डिटेल, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, तो बहुत हमें ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। नाउ लेट्स कंक्लूड द चैप्टर। हमने लाइफ प्रोसेस पढ़ा। लाइफ प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस क्यों कह रहे हैं, लाइफ प्रोसेस में अलाइव रहने के क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं जो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, कैसे ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा जिसमें ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर हमने क्या पढ़ा? 3 तरीके के अलग अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ी, जिसमें सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशंस पढ़ी विद एग्जाम्पल, ठीक है। और उसके बाद में हमने एनिमल्स की कैटेगरी पढ़ी कि एनिमल्स को उनकी ईटिंग हैबिट्स के अकॉर्डिंग 3 पार्ट हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस में डिवाइड करा गया है और एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा हमने। तो प्लीज़ मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहिए।